नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का बेसिक पार्ट। बेसिक भाग में हमको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक केमिस्ट्री है ये सबके लिए कॉमन है, सभी के लिए एक जैसी है। इसको कोई भी पढ़ सकता है। 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एमएससी वाले भी पढ़ सकते हैं। जिनको नीट की तैयारी करनी है, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नेट की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि लोगों के पास डिग्रियां हो जाती है लेकिन उनको 10 तक तत्व भी याद नहीं रहते हैं। आवर्त सारणी में जितने तत्व है, जब हम बैचलर कर चुके हैं या मास्टर डिग्री कर चुके हैं तो कम से कम हमको 50 तक 80 तक तत्व याद होना चाहिए, 20 तक याद होना चाहिए। लेकिन 20 तो बहुत दूर की बात है, 10 तक भी याद नहीं होते हैं। जब तत्व ही याद नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। उसके बाद में उसके जो इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या संकरण है वो निकालना तो मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम पुस्तक को पढ़ने के लिए अनाराम और उसकी मात्राएं सीखते हैं, सेम वैसी ही प्रक्रिया है ये। गुणा भाग जोड़ घटाव करने के लिए हमको गिनती सीखना पड़ती है, ऐसे ही है ये रसायन। केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत सिंपल है। जब मैंने पहली बार केमिस्ट्री को देखा था तो रोना आ रहा था इसको देख के, यार इसको किस तरह से पढ़ना और कैसे याद करना। तो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा केमिस्ट्री में। अगर आपने दिल लगा के पढ़ा, दिमाग लगा के पढ़ा तो। केमिस्ट्री अच्छी है या बुरी है, मेरे से अगर पढ़ना है तो कम से कम 10 वीडियो देखोगे, उसके बाद 11वां वीडियो आप ऑटोमेटिक देख लोगे। लेकिन कम से कम 10 वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि नहीं यार केमिस्ट्री मज़ेदार है। 10 वीडियो अगर आपने देख लिए मेरे चैनल पे तो उसके बाद आप केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो है आप खुद ही देख लेंगे। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ, बेसिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद में आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ देंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हमको सबसे पहले तो तत्व याद करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आता है और उसका परमाणु भार कितना होता है और उसका संयोजकता कितनी होती है। उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। बेसिक केमिस्ट्री का भाग 1 है, पार्ट 1 है। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 कॉलम बनाए हैं। इसमें पहला कॉलम जो है अपने पास, उसमें मैंने लिखा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इस कॉलम में रखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखा है तत्वों के नाम व संकेत। तीसरे कॉलम में है परमाणु भार। चौथे कॉलम में है संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या, या इसी को ऑक्सीकरण अंक भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पहले से याद होगा, लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा कहता हूं जब तक आप परीक्षा में लिखकर नहीं आ जाते तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे को आता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं कह सकते हैं। और मैं भी नहीं कहता हूं कभी कि मेरे को ये आता है। अभी बात कर लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला तत्व है अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत है H और इसका परमाणु भार होता है 1। इसकी संयोजकता +1 भी होती है और -1 भी होती है, विशेषकर +1। क्यों होती है +1, क्यों होती है -1, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। लेकिन आज पहला भाग है, पहला पार्ट है, तो हम इतनी सारी बातें एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो आप पक जाओगे। इसी को अवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को अवारा तत्व क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, हर प्रकार के एग्जाम में बनता है। चाहे कॉलेज के एग्जाम हो, कंपटीशन की हो, नीट की हो या बाकी व्यापम की हो, किसी में भी बन जाता है।
हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है, इसको दो समूहों में रखा जाता है, इसीलिए इसको अवारा तत्व भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। दूसरा है हीलियम। हीलियम का संकेत है He और इसका परमाणु भार 4 होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। वैसे ये जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हीलियम जो है वो समूह 18 का है। वैसे आगे जो इसका इम्पोर्टेंट भाग है हम आगे बात करेंगे। ये समूह 18 का तत्व है और समूह 18 में जितने भी तत्व है वो निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। निष्क्रिय मतलब ये किसी के साथ लेना देना नहीं करते हैं। लेना देना मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए ये यौगिक के निर्माण में कम से कम भाग लेते हैं या फिर ना के बराबर लेते हैं। तीसरा है लिथियम। इसका संकेत है Li, परमाणु भार है 7। चौथा है बेरिलियम। इसका संकेत है Be, इसका परमाणु भार है 9। अगला है बोरान। बोरान का परमाणु भार 11 होता है। बेरिलियम की संयोजकता +2 होती है, बोरान की संयोजकता +3 होती है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे, आप जुड़े रहिए बस। कार्बन संयोजकता इसकी +4 होती है, -4 भी होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता -3 होती है। इसकी और भी संयोजकता होती है, मैंने हर बात पे बोला है कि आगे देखेंगे आगे देखेंगे, ये स्टार्ट है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है और इसकी संयोजकता -2 होती है। फ्लोरीन का परमाणु भार 19 होता है और इसकी संयोजकता होती है -1। ये जो फ्लोरीन है इसको अच्छे से याद रखना। इसकी संयोजकता पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसको सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री में। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चाहे एग्जाम कोई सी भी हो। बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। या सर्वाधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। इसके बाद हम 9 नंबर तक देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगले तत्व अपने पास ये है 10 नंबर पे नियोन होता है। इसका संकेत Ne, परमाणु भार इसका 20 होता है। इसकी संयोजकता मैंने नहीं लिखी है। सोडियम का संकेत है Na, नियोन गैस है। सोडियम नमक जो होता है जिसमें हम लिखते हैं NaCl, ये है नमक का एक परमाणु या एक तत्व। Na+ की प्रवृत्ति का होता है और Cl- की प्रवृत्ति का होता है। तो ये माइनस क्यों होता है और प्लस क्यों होता है ये भी हम बताएंगे। आगे आगे चलते चले जाइए, धीरे से सिखाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम सारी चीज़ें सिखाएंगे। अभी हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, हम अभी बहुत दूर है। मैग्नीशियम, इसकी संयोजकता +2 होती है। इसका संकेत है Mg और इसका परमाणु भार 24 है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो ये अगर आपको नहीं आता मतलब आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। भले आपके पास डिग्री कोई सी भी हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है मतलब केमिस्ट्री नहीं आती है। आपके पास डिग्री हो उससे मतलब नहीं है। और ये चीज़ें आप भी मतलब महसूस करते होंगे कि नहीं यार ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी या नहीं आती है, तो आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीखने में उम्र मायने नहीं रखेगी, आपकी उम्र कितनी है उसका कोई महत्व नहीं है। आपको अगर सीखने की चाहत है आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं।
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, इसका संकेत Al। बच्चों को जब मैं 11th वालों को 12th वालों को पढ़ाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि क्या नियॉन क्या होता है, सोडियम क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, सल्फर क्या होता है, तो कोई नहीं बताता है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं शायद आपके पेट में भी धक धक कर रहा होगा कि यार हमको भी नहीं पता यार। तो मैंने क्या बोला, चलते चले जाइए, मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन क्या क्या है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखे होंगे बर्तन वर्तन जो आते हैं, तार आता है, बर्तन आता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में वैसे तपेले या पतेली भी कहते हैं, तपेला भी कहते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको ढेपचा कहते हैं या तांबड़िया कहते हैं। तो ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अभी तो ज़्यादातर स्टील के आने लग गए हैं, पहले एल्यूमिनियम के आते थे और तार आते हैं, बिजली के तार आते थे। सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस ये माचिस की जो डिब्बी होती है साइड में, या फिर माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें, या फिर जो बारूद वारूद होता है उसके अंदर मिक्स होता है। सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन की गोलियां वगैरह आती है, क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन 17 नंबर पे। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है। ये सारी चीज़ें तो आपको स्क्रीनशॉट में समझ में आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में मैं समझाता हूँ बारी बारी से, फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए, तो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 35.5। आर्गन का कितना है 40। पोटेशियम का कितना है 40 और 39, मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आगे जाके। ये समस्थानिक और संभारिक जो पढ़ा होगा उसके अंतर्गत आएगा ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 40 40 लिखा है, मतलब ये संभारिक के अंतर्गत। संभारिक मतलब समान भार वाले। तो कब ये संभारिक होते, किस तरह से होते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे आगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आता है और उसका संकेत क्या है। यानी कि 10 नंबर पे नियॉन, संकेत Na, इसका परमाणु भार, सॉरी Ne, इसका परमाणु भार ये है। सोडियम परमाणु भार, 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 ये परमाणु भार इनके। इसकी संयोजकता, 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 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता एक ही है, अलग अलग नहीं है ये। तो ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको उतार लेना, फिर बाद में हो रहा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो आगे अपने पास अगले तत्व कौन से हैं। 21 नंबर पे स्कैंडियम, स्कैंडियम का संकेत है Sc, इसका परमाणु भार है 45। अगला है टाइटेनियम, इसका परमाणु भार 47, इसका संकेत Ti। वेनेडियम का संकेत V, इसका परमाणु भार 51। क्रोमियम का संकेत Cr, इसका परमाणु भार 52। मैग्नीशियम का, सॉरी मैग्नीज है ये, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आया था, इसका 55। आयरन का 56। कोबाल्ट CO, इसका 59। निकिल 58.5, निकिल का कम है और इसका अधिक है। कॉपर, कॉपर का 63 और जिंक का 65। तो ये जो तत्व है इनको आप अच्छे से नोट्स बना लें। बेसिक केमिस्ट्री सबसे पहले याद करें, पहले पढ़ें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनके आधार पे हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इसको हम सीखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। जब तक आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो आप ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ना ही उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, और ना ही किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या का पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन अंतिम उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहीं भी पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते नहीं आता तो
संकरण नहीं आएगा, ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं आएगी, और कुछ भी नहीं आएगा। आपको रासायनिक अभिक्रिया भी करते नहीं आएगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखनी हो तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए देखेंगे आप लोग कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। उसके लिए क्या करना, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। सबसे पहले ये अभाव का नियम है। हालांकि अभाव का नियम में चित्र कुछ इस तरह से नहीं बनता है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है, ऐसा त्रिकोणीय। वो बात हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले तो हम जो सरल चीज़ है उसको सरल तरीके से समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमने लिखा 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 और 1। तत्व जो है पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, या फिर हम यूँ कहें कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है। वो 4 ब्लॉक को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं ना, कि ये चौहान परिवार है, ये डुडवे परिवार है, ये और कोई सा भी डावर परिवार हो, या मिश्रा, वर्मा, शर्मा। हालांकि बाजार में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग बांट के नहीं रखते हैं। हाँ, कॉलोनी बनी रहती है, लेकिन गांव में जो होता है विशेषकर मोहल्ले मोहल्ले बने होते हैं, फलिए बने होते हैं। वहाँ पे एक डुडवा परिवार अलग, जमरा परिवार अलग, और दूसरा कोई अखाड़ा परिवार अलग, सोलंकी परिवार अलग, इस तरह से रहता है। इसी प्रकार से आवर्त सारणी में भी जो तत्व थे जो एक जैसा व्यवहार दर्शाते थे या एक जैसा गुण दर्शाते थे, उनको एक ही भाग में रखा गया। जैसे आपने अगर सारणी देखी हो तो देखा होगा, एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, फिर डी के अंतर्गत 10 समूह होते हैं, पी के अंतर्गत 6 समूह होते हैं, और एफ के अंतर्गत 14 समूह होते हैं, इस तरह से। तो ये जो समूह के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो कौन से तत्व होते हैं? जो एक जैसे व्यवहार दर्शाते हैं उनको एक ही समूह में रखा जाता है। उसकी भी बात हम आगे करेंगे। और अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कोई 11वीं क्लास का बच्चा हो तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना, लेकिन तब दिखाना जब वो 1 2 4 10 दिन 15 दिन स्कूल में हो क्या जाए, उसके बाद दिखाना। अगली बार वो रोज आराम से वीडियो खोल के खुद ही देखना शुरू कर देगा। ये बात पक्की है, पर उसको तभी समझ में आएगा जब वो एक बार स्कूल में देख के आ जाएगा, तो समझ में आएगा कि स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं और इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। अब हम देखें जो 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ, एस एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। इतनी बात क्लियर है? इनमें ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, सॉरी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये। अब देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम किसी तत्व की बात करें, मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रसार करना है, विन्यास करना है। तो कैसे करें? तो क्या बोला
कितने भागों में बांटना उसको, 4 भागों में। इसको मिलेंगे 2, इसको मिलेंगे 6, इसको मिलेंगे 10, इसको मिलेंगे 14। अगर इसको दिया और खत्म हो गया तो इधर वालों को नहीं मिलेगा। इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ज्यादा होंगे तो इसको देंगे, अगर ज्यादा नहीं है तो फिर कम है तो उधर ही खत्म हो जाएगा। देखें कि किस तरह से देना है। तो सबसे पहले इसको देंगे, ये जो भाग है इसी के अंतर्गत हम चलेंगे। सबसे पहले इसको देंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद हम इसको देंगे, इसको देंगे, इसकी पूर्ति हो जाएगी तो इसको देंगे, इसकी पूर्ति हो जाएगी तो इसको देंगे, इसकी भी पूर्ति हो जाएगी तो फिर इसको देंगे, इसको देंगे, फिर इसको देंगे, इसकी पूर्ति हो जाएगी तो फिर इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसकी पूर्ति हो जाएगी फिर इसको, 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 फिर इसकी पूर्ति होगी तो फिर इसको। देते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे देते हैं। इसको दिया, खाली जगह से गए, इधर आए, इसको दिया, खाली जगह से गए, इधर आए, इसको दिया, फिर खाली जगह से गए, इधर, ऐसे खाली जो जगह है उसमें से जाते हैं और इधर से देना शुरू करते हैं, फिर खाली जगह से जाते इधर से देना शुरू करेंगे। नाइट्रोजन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। सबसे पहले किसको देंगे, इसको 1s, s आया यहां पर, s में कितने आते हैं 2, तो ये दे दिया हमने 2। 1s के बाद में इसके पास यहां जाएंगे 2s, फिर से s आया, s में कितने आएंगे 2। हमारे पास थे कितने 7, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, बचे कितने हमारे पास 3। इसको दिया, इसको दिया, अब खाली जगह ये है, ये किसके पास जाएंगे हम 2p। p को कितने देंगे, p कितने ले सकता है 6, लेकिन हमारे पास है ही नहीं 6, बचे कितने हमारे पास 3, क्योंकि हमने 2 इसको दे दिया था, 2 इसको दे दिया था, तो इसके लिए कितने बचे हमारे पास 3, 2 दिया, 2 दिया और 3, तो ये 3। अगर ये जो 2p है कहता है कि मेरे को 6 चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास 3 ही है, 3 लेना है तो ले ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, नाइट्रोजन का। इसी प्रकार से हम और देखें, अगर हम ले लें नियॉन, नियॉन कितने नंबर पे होता है 10। इसमें भी फिर वही प्रक्रिया, शुरू हम कहां से करेंगे, यहां से चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे जहां तक हमको जाना है। और इसका ध्यान रखेंगे, अगर s आया तो 2 रखेंगे, p आया तो 6, क्या है s में 2 आया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो अगले वाले में कितना आएगा 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14। ऐसा ये जो क्रम है कि किसमें कितना आएगा वो भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले 2 आता, उसमें 4 जोड़े देते हैं तो अगले वाले में 6, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 14। जैसे नियॉन की बात कर रहे थे हम, नियॉन में कितने हैं 10। सबसे पहले इसको दिया 1s, s को कितने देते हैं 2, उसके बाद में किसको देंगे इसको 2s, s को कितने देंगे 2, उसके बाद अगले में 2p, p 2p। हमारे पास थे कितने इलेक्ट्रॉन 10 थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, बचे कितने हमारे पास 6। p लेता कितना है, अधिकतम कितने लेता है 6 लेता भी है और 6 हमारे पास है, तो हमने इसको दे दिए 6। ऊपर वाले को 6 क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे पास 7 ही थे, 7 में से 2 इसको दे दिए थे, 2 इसको दे दिए थे और हमारे पास बचे थे 3, इसलिए यहाँ पे केवल 3। अगर हमारे पास 4 होते तो 4 दे देते, 5 6 होते तो 6, 7 होते तो 6 ही देते हम इसको, 7 के लिए आगे बढ़ जाते। बात समझ में आ रही है। s में अधिकतम कितने देना 2, p में अधिकतम कितने देना 6, 10 में, d में अधिकतम कितने देना 10, f में कितने देना 14। इससे अगर ज्यादा हो तो अगले वाले में चले जाएंगे। आगे फिर देखिए हम, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे होता है 13 पे, तो वही नियम है, कहां से, यहाँ से 1s 2, फिर 2s 1s, यहां से जाएंगे 2s 2s के बाद में 2p, 2p, p में कितना आता है 6, कितना हो गया 2 और 2 4 और 6 10,
इसके बाद में आगे हमारे पास है कितने 13, हमने कितने तक दे दिया बे 10 तक, बचे कितने 3, इसको दिया, इसको दिया, फिर इसको दिया, अब किसको देना इसको, तो 3s, s आ गया यहाँ पर, s आ गया मतलब s में कितना आते हैं 2, तो 2 ही देना है, ऐसा नहीं कि 3 बचे तो तीनों की तीनों इसको दे दिए, ऐसा नहीं होगा, 2 ही देना है। इसके बाद में यहां से खाली जगह से जाएंगे तो ये खाली जगह यहाँ पे 3, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे इसका फिर से और बताता हूँ कि और किस तरह से निकालना है, निकाल सकते हैं, बड़ा नंबर बताता हूँ मैं। चलिए अगले और कुछ नंबर देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बड़ा नंबर ले कुछ जिससे कि आपको आसानी हो, जैसे हमने लिया जिंक 30 नंबर पे आता है, शुरू यहीं से करना है, कहां से करना है 1s, 1s2, फिर 1s के बाद 2s2, 2s के बाद 2p6, 2 के बाद 3s2, 3 के बाद 3p6, कहाँ तक जाना हमको 30 तक, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 हो गए, 3p के बाद में 4s, यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो इसके आधार पे लिखेंगे, आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा। जो पुस्तकों में लिखा रहता है वहां पे क्या करता है, छोटे नंबर को पहले लिखता है, बड़े नंबर को बाद में लिखता है, क्रम से लिखता है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम इसके अनुसार चल रहे हैं, पुस्तक के अनुसार चलेंगे तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। कितना हो गए ये 18, कहाँ तक आए हम 3p तक, 3p कहाँ है यहाँ पे, 3p के बाद में किसका नंबर 4s, s में कितना आता है 2, अब 4s के बाद में किसका नंबर 3d, d में कितना आता है 10, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 18 20 और 30। बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। जैसे हम किसी और नंबर को ले लें, ब्रोमीन होता है 35 नंबर पे, सबको पता होगा ब्रोमीन कितने नंबर पे होता है 35। तो इसी वीडियो के अंतर्गत या इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि किस तरह से इसका ब्लॉक, किस तरह से इसका आवर्त और किस तरह से इसको छोटे से छोटे नंबर में लिखा जा सकता है। और वो जो ब्लॉक आवर्त जो है, समूह आवर्त ब्लॉक, वो आपको एक झटके में पता चल जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से आवर्त का है। लेकिन शर्त यह है कि जितना मैंने बताया उसको आराम से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे इसको मैं मिटा देता हूं, याद हो गया होगा आपको, नहीं तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो रजिस्टर में इसको अच्छे से चिपका लेना साइड में, ताकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी चलता रहे। LIC वाले बोलते ना, उसके जैसे। फिर वही नियम क्या करते हैं, इसको देते हैं, सबसे पहले इसको ही देना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा घर में कुछ विशेष बनता है, खाने का खाद्य सामग्री कुछ विशेष बनता है, कभी विशेष समय पे बनता है। वैसे हमारे गांव की जो परंपरा होती है, जो मार्केट में जिसको कहते हैं शायद डोसा कहते हैं, हमारे गांव में उसको ताए कहते हैं, चांगते कहते हैं। बच्चों की बात करें
या हमारी खुद की बात करें, हम भी कभी बच्चे थे, अभी भी बच्चे हैं। तो होता क्या था कि जैसे दिवासा होता हमारे यहाँ, नवाई होती है, तो उसमें हमारे यहाँ ताये बनते, चांगते बनते। तो हमको पता रहता है कि आज चांगते बनने वाले, ताये बनने वाले। या अभी भी जो बच्चे हैं, अभी तो हम ऐसे नहीं करते, पर अभी वर्तमान में जो बच्चे वो क्या करते हैं कि माँ का जो हमारे यहाँ जो पहनावा होता है वो घाघरा कहते हैं, जिसको बाजार में जिसको साड़ियाँ और पेटीकोट जो बोलते हैं। तो घाघरा जो होता है, छोटा बच्चा माँ का घाघरा पकड़ के घूमता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि उसको मालूम है कि आज तो कुछ विशेष बनने वाला है। तो उसको समझाना पड़ता है। वो तो ताए जो होते शाम के समय बनते हैं, और शाम के समय बनते हैं तो बच्चा तो दिन में शुरू हो जाता है, उसको मालूम रहता है कि आज विशेष कुछ चल रहा है, घर में लिपाई पुताई चल रही है, तो समझ जाते हैं और बातचीत होती है तो वहाँ पे सुन लेते हैं। तो कहीं खेलने भी नहीं जाते, और दूसरे रोज खेलने चले जाते और उसको इतनी आवाज़ देना पड़ती कि भले उसको कितना भी आवाज़ दो, चिल्लाओ, वो आने वाले नहीं है। लेकिन उस रोज उसको खेलने के लिए जा बोलेंगे तो भी नहीं जाते हैं। तो जब बनता है खाना उस समय उसको वो पास में बैठ जाते हैं और उसको वो हर चीज पे नजर रखते कि कौन सी चीज क्या हो रही है और कैसे बन रहा है और कब बनेगा। तो सबसे पहले जो ताया उतरता है वो सबसे छोटे वाले बच्चे को दिया जाता है। और बच्चे जो होते हैं छोटा बड़ा 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 ऐसा होता है। तो सबसे छोटा वाला ज्यादा परेशान करता उस रोज, उसकी भूख नहीं भी रहेगी तो भी भूख लगी करके रोना शुरू कर देगा। तो सबसे छोटा जो होता है उसको समझाया जाता है, और जो सबसे छोटा है वो कितना खाएगा, या तो एक या दो, इससे ज्यादा नहीं खा पाएगा, और इतने में उसका पेट भर जाएगा। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा छोटे वाले का, तब तक बड़े वाले को समझाया जाएगा कि बेटा तू तो थोड़ा बड़ा है, अब बेटी तू तो थोड़ी बड़ी है, तो समझ, अभी अपना छोटा भाई या छोटी बहन खा रही है। उसके पेट भर जाने के बाद या उसका मन भर जाने के बाद तेरे को भी मिलेगा। तो जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो ही इसकी पूर्ति होती है। कहने का मतलब कि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक इसमें आगे वाले में नहीं जाता। जब इसकी पूर्ति हो गई, इसकी पूर्ति हो गई, यानी कि सबसे छोटे वाले बच्चे की पूर्ति हो गई, उसके बाद में उससे बड़े वाले की, उससे बड़े वाले की, उससे बड़े वाले की, इस तरह से बढ़ते क्रम में ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये दादा है अपना, दादाजी बोलेंगे खा लो तुम बच्चे खा लो, बच्चे खाएंगे, फिर बाद में थोड़े बड़े खाएंगे, बड़े खाएंगे, बड़े खाएंगे, और सबसे बुजुर्ग वो आखिरी में खाएंगे। और वैसे भी बुजुर्ग लोग जो रहते हैं थोड़ी सी उनको बाटली मिल जाती है तो कहीं नहीं, आराम से खाएंगे अपन, तो बच्चों को खिलाओ बस। समझ गए होंगे इतनी देर में तो आप लोग कि इनमें भरने का जो क्रम है इसका क्या मतलब है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसा ही होता है, सबसे पहले सबसे छोटे वाले को देना पड़ता है, तो कितने, 2, उसके बाद में उससे बड़े वाले को, उसके बाद में उससे बड़े वाले को। तो ये 2 इसमें जाते हैं, 2 इसमें जाते हैं, इसमें कितने जाते हैं, 6। हमने लिखा था अभी S, P, D और F। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। F में 14, 35 तक जाना है। इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा। अब इसमें 3S, सबसे छोटा कौन, ये, उससे ये, उससे बड़ा बड़ा बड़ा, 3S आ गया। तो इसमें कितने, 2। इसके बाद में 3P, P में कितना आता, 6। ये भी ध्यान रखना कि S, P, D, F में से कौन सा है। उसके बाद उसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भरते चले जाए 2, 2, 4, 6, 10, 12
और ये 18, 4s2 20 हो गया। 4s के बाद में किसका नंबर 3, डी का, इधर लिख देता हूं मैं। डी में कितना आता है 10। 3d के बाद में किसका नंबर है 4p, 4p कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया था, ये 30 हो गया। हमको जाना कहाँ तक है 35 तक जाना है। तो हमारे पास बचे कितने 5, क्योंकि 30 हो गए। तो ये जो p है इसको अधिकतम, p अधिकतम कितने ले सकता है 6, लेकिन मिले कितने इसको 5, क्योंकि खत्म हो गए। और अभी हमने उदाहरण जो दिया था उसमें भी ऐसे होता है कि अधिकतम मान लो कि कोई व्यक्ति जितनी रोटी खा रहा है उतनी अगर मिल गई तो ठीक है खाएगा, अगर उतनी नहीं मिली तो 1 रोटी 2 रोटी कम भी पड़ गए तो चलेगा। कुछ बोल देंगे कि हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, तो ठीक है ज़्यादा खाना शुरू कर देना, छोटी बनाना। चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है समझ में आया होगा, बेसिक भाग समझ में आया होगा। मैं इसको और छोटा करता हूं कि ये इतना बड़ा बड़ा बड़ा, ये तो 35 तक गए, हम अगर 100 नंबर तक लिखेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। एक आधा मैं बड़ा लिख के बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इतना छोटा कर दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक में बहुत बड़ा नंबर लिखता हूं, उसके बाद में ताकि आपको समझ तो पड़े कि हाँ यार ये कितना बड़ा जा रहा था, तो ये कितना छोटा हो गया। इस तरह से एक बड़ा नंबर लिखता हूं, उसके बाद में इसको मैं बहुत छोटा कर दूंगा। तो अभी तो ये आपको समझाने के लिए इसके आधार पे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा रहा था। वो जो छोटा कर दूंगा, जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी तो वो जो छोटा वाला लिखना वही है, छोटा वाला ही लिखना है। ये मत कहना कि यार जब इतना छोटा सा था तो इतना परेशान क्यों किया, ऐसा नहीं है। जब तक परेशान नहीं होगे तब तक छोटे वाले में मजा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा तपोगे तो ही पकोगे, नहीं तो कच्चे रह जाओगे। हमारी भाषा में जिसको कहते हैं आस्कश्रिया, मतलब कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए वाली। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, 80 नंबर ले लेते हैं हम। 80 नंबर पे होता है मरकरी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से मैं फटाफट लिख देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 3d 10 यानी कि 30 तक हो गया। 4p 6 4p6 के बाद में 5s2 5s के बाद में 4d 10 कितना हो जाएगा 30 36 38 48 4d तक है। 4d के बाद में 5p6 5p के बाद में 6s2 6s के बाद में 4f f में कितना आता है 14 यानी कि 14, फिर 5d 10। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 और 80। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना बड़ा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं छोटा सा बताता हूं, छोटा सा। चलिए तो छोटा सा क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छोटा सा जो है उसमें भी आपको कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ तत्व याद रखेंगे। जैसे सबसे छोटा तत्व होता है हमारे पास हीलियम। हीलियम 2 नंबर पे होता है। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये तत्व याद होना चाहिए आपको। और इनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, 2
10, 18, 18 और 36, 54, 86। हीलियम जब लिखते हैं तो उसके जस्ट बाद में 2s शुरू होगा, 2s के बाद में आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे 3s। 3s यानी कि 3s ये है, 3s के इधर इधर नहीं लिखेंगे, इसके बाद में 3s के बाद में क्या आता है वो शुरू करेंगे। इसको जब लिखेंगे तो 4s, 4s यानी कि ये 4s यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद में आगे यहाँ से शुरू करेंगे। अब जब हम इसको लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा 5s, 6s और 7s। अब एक दो उदाहरण लिख के देखें हम कि कैसे लिखते हैं। क्या बोला? हीलियम ही ना आगर कर के 0 रन। ये इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप ट्रिक के रूप में। क्या? ही ना आगर कर के 0 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। इसका ये तो याद हो गया होगा। इसमें क्रम क्या याद रखना है? 2s, 3s, इसको लेते हैं तो 4s, इसको लेते हैं तो 5s, इसको लेते हैं तो 6s, इसको लेते हैं तो 7s। अब कब किसको लेना है उसको समझा रहा हूं मैं। कौन से समय पे इसको लेना है, कौन से समय पे इसको लेना है, कौन से समय पे इसको लेना है, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना? 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10। ऐसा होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर जोड़ोगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये जो नंबर है ये आवर्त में तत्वों की संख्या, या आवर्त क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त में तत्वों की संख्या इस तरह से होती है। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, अगले में 18 और अगले में 32। तो इसी के आधार पे ये सबसे पहले 2, इसमें हम अगर 8 जोड़ देंगे तो 10, फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो 18, फिर 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, फिर उसमें 18 जोड़ेंगे तो 54, फिर उसमें 32 जोड़ेंगे तो 86। पहला नंबर याद, पहला परमाणु क्रमांक याद किया, बाकी सबके परमाणु क्रमांक आप इन नंबरों को जोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे 2 है तो इसको हटा दिया, अगला क्या है? ये है तो इसमें जोड़ दिया तो अगला, वैसे भी याद हो जाएगा। कितने कितने नंबर है? 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इन नंबरों को याद रखना है। अब हम बात करें, जैसे हमने नियॉन, हमारे पास यहाँ पे भी नियॉन है, यहाँ पे भी हम नियॉन का ही लिख रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6। ये जो मैंने बनाया है ये है निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें इन्हीं तत्वों को ले सकते, इसके अतिरिक्त दूसरे तत्वों को हम बीच में नहीं ले सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, दूसरों का नहीं ले सकते। नहीं तो पता चला कि दूसरों को भी तो ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करें सोडियम 11 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम Na 11 नंबर पे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2p6, 3 कितना हो गया? 2 और 2 4 और 6 10, 11 बनाना है। मतलब 2, 4, 10 और 11 हो गया, इतना 11। अब देखेंगे आप ये वाला और ये वाला एक जैसा है, मतलब यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की बजाय इस संकेत को लिख सकते थे, नियॉन को। तो हम इसी को कैसे लिख रहे हैं? सोडियम 11 नंबर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नियॉन लिख दिया, नियॉन के जस्ट बाद में क्या हो गया? 3s,
3s। जैसे हमने नियॉन लिखा तो हमको नियॉन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10। मतलब जैसे हमने संकेत लिखा तो 10 नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुके हैं। उसके बाद में